नमस्कार दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन कर रहे हैं, जो आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इस सीरीज की आज ये 20वीं वीडियो है। इसके पहले की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने भारतीय इतिहास और संस्कृति वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैशाली। वैशाली में भगवान बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। भगवान बुद्ध पहले नहीं चाहते थे कि स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया जाए, लेकिन बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम था आनंद, इनके कहने पर भगवान बुद्ध राजी हो गए और इन्होंने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो पहली बौद्ध भिक्षुणी थी, यानी जो पहली महिला थी जिन्हें बौद्ध संघ में शामिल किया गया था, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिनों बाद ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया था और महामाया की एक बहन थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी के साथ ही गौतम बुद्ध के पिता ने दूसरी शादी की और इस प्रकार गौतम बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ये इनकी सौतेली मां बन गई। इनके द्वारा ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया गया था और बाद में चलकर प्रजापति गौतमी पहली महिला बनी जो बौद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में शामिल हुई थी। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की मां महामाया और इनकी मौसी प्रजापति गौतमी किस कुल की कन्या थी या किस गणराज्य की कन्या थी? तो याद रखिएगा ये कोली गणराज्य की कन्या थी। और गौतम बुद्ध किस गणराज्य से संबंधित थे? तो ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। इनके पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया हुआ करते थे, इसीलिए कभी कभी गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था और कुछ स्रोतों में इनके जन्म को 480 ईसा पूर्व के आसपास भी माना जाता है। दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो इसका उत्तर है बौद्ध धर्म। सौतांत्रिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संप्रदायों की बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीत के दौरान बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहले संप्रदाय को महासांगिक या सर्वास्तिवादी कहा जाता था और जो दूसरा संप्रदाय था इसे अस्थाविर या थेरवादी कहा जाता था। इसके बाद चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल यानी बौद्ध संगीत के दौरान बुद्ध धर्म एक बार फिर 2 भागों में विभक्त हो गया। पहले संप्रदाय को महायान या बोधिसत्वयान के नाम से जाना गया और जो दूसरा संप्रदाय था उसे हीनयान या श्रावकयान के नाम से जाना गया। कालांतर में चलकर महायान संप्रदाय वैभाषिक और सौत्रांत्रिक नाम से 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। वैभाषिक संप्रदाय को वाह्य प्रत्यक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से हीनयान संप्रदाय भी 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहले को कहा जाता है माध्यमिकवाद, इसे शून्यवाद या सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है और जो दूसरा संप्रदाय है हीनयान के अंतर्गत उसे विज्ञानवाद या योगाचारवाद के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म में ही वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार से कालिदास का भी संबंध था। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा जाता है कि कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। चौथे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्वितीय जैन सभा कब हुई थी? तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में हुई थी और ये द्वितीय जैन सभा 2 जगहों पर आयोजित की गई थी, वल्लभी और उसके साथ ही साथ मथुरा। तो इन दोनों जगहों पर स्वतंत्र रूप से 512 ईस्वी में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। और अगर पूछा जाए कि पहली बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। पाटलिपुत्र जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है, वहां पर प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया और जो तीसरी जैन सभा थी, तीसरी जैन सभा का आयोजन भी वल्लभी में ही किया गया था। वल्लभी मैत्रक राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। तो यह भी पूछा जाता है कि किस राजवंश के शासन के दौरान द्वितीय और तृतीय जैन सभा का आयोजन हुआ था? तो मैत्रक राजवंश याद रखिएगा, जो कि गुजरात का एक राजवंश था और उसकी राजधानी थी वल्लभी। बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जिसने 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, इसके द्वारा इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान
राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम पृथ्वीराज तृतीय है। यहाँ पर ये तृतीय याद रखना है, पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। 7वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है कि कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में की जाती है? तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की एक बहुत ही फेमस रचना है। कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित हैं, और विक्रमादित्य का मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि कालिदास किसके दरबार से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे, और इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं 8वें और 10वें प्रश्न की, क्योंकि ये एक ही टॉपिक से संबंधित प्रश्न हैं, और ये टॉपिक है इलाहाबाद का स्तंभ लेख। इलाहाबाद के स्तंभ लेख से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट ये याद रखिएगा कि ये स्तंभ लेख कौशाम्बी में अवस्थित था, और कौशाम्बी से इलाहाबाद लाने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। अकबर ने कौशाम्बी से इस स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, लेकिन इस स्तंभ लेख में अकबर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस स्तंभ लेख से 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें आप याद रख लीजिए। पहला शासक है अशोक। अशोक के द्वारा ही इस स्तंभ लेख का निर्माण कराया गया। दूसरा शासक जिसके बारे में इस स्तंभ लेख में बताया गया है वो है समुद्रगुप्त, और जो तीसरा शासक है वो है जहांगीर। जहांगीर के बारे में भी इस स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। तो इन 3 शासकों का नाम याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ बीरबल के बारे में भी जानकारी इस स्तंभ लेख से मिलती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बीरबल के बारे में भी इस स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। इस स्तंभ लेख से संबंधित एक कोड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ये कोड है बीर समुद्री रानी आ जा। यहाँ पर बीर का मतलब है बीरबल, समुद्री का मतलब है समुद्रगुप्त, रानी का मतलब है रानी कारुवाकी। रानी कारुवाकी कौन थी? तो ये अशोक की रानी थी, और इसका एक लड़का था जिसका नाम था तीवर। तो तीवर के बारे में भी जानकारी इस इलाहाबाद के स्तंभ लेख से मिलती है हमें, और अशोक का ये एकमात्र लड़का है जिसका उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, इसीलिए तीवर का नाम यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर आ का मतलब हो गया अशोक, और जा का मतलब हो गया जहांगीर। तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख से संबंधित ये कोड आप लोग याद रखिएगा, बीर समुद्री रानी आ जा। बीर का मतलब बीरबल के बारे में इसमें बताया गया है, समुद्री का मतलब समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, रानी का मतलब रानी कारुवाकी के बारे में बताया गया है, आ का मतलब अशोक के बारे में बताया गया है, जा का मतलब जहांगीर के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो किसकी? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा हरिसेन के द्वारा की गई थी। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो यह है तीवर। तीवर अशोक का एकमात्र लड़का है जिसका उल्लेख अभिलेखों में किया गया है। और ये कौन सा अभिलेख है? तो ये इलाहाबाद स्तंभ लेख है, जिसे रानी कारुवाकी स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि रानी कारुवाकी अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? ये इलाहाबाद में अवस्थित है। और किस पर यह खुदा हुआ है अभिलेख? तो इसी इलाहाबाद स्तंभ लेख पर यह अभिलेख भी खुदा हुआ है, जिसमें रानी कारुवाकी ने अपने लड़के तीवर के बारे में बताया है। 9वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका उत्तर है अवंती। अवंती के राजा हुआ करते थे चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राज्यवैद जीवक को अवंती भेजा था। बिंबिसार कौन था? तो ये हर्यक राजवंश का संस्थापक था। हर्यक राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी। और जीवक कौन था? तो जीवक हर्यक राजवंश के समय में एक बहुत बड़ा चिकित्सक था, जो कि भगवान बुद्ध का भी चिकित्सक था। और जीवक बिंबिसार के साथ ही साथ अजात शत्रु के शासनकाल से भी संबंधित था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अजात शत्रु का राजकीय या राज्य वैद्य कौन था? तो जीवक था। भगवान बुद्ध का वैद्य कौन था? ये भी जीवक था। बिंबिसार का राज्य वैद्य कौन था? तो ये भी जीवक था। और चंडप्रद्योत की चिकित्सा किसने की थी? तो जीवक ने की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित। कल फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।